नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश में मिशन 2019 को लेकर घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के मंसूबे के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां एक मजबूत महागठबंधन के साथ आने की बातें तो कर रही थीं, लेकिन ऐसा कोई महागठबंधन अब तक बनता दिखाई नहीं दे रहा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वर्षों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सपा बसपा गठबंधन कर बीजेपी को धूल चटाने की हसरत तो रखते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल होने की आस लगाने वाली कांग्रेस अब सपा और बसपा का खेल बिगाड़ने के लिए खूब पसीना बहा रही। मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, तो चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जमकर कसरत कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सिफारिश के बावजूद संभल से अपर्णा यादव का टिकट कटना परिवार में एक बार फिर कलह के संकेत दे रहा है। ऐसे में आज हम लोकतंत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्सी की खातिर वर्षों पुरानी दुश्मनी तो मायावती ने कुर्बान कर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को अपने पाले में शिफ्ट कर पाना क्या मायावती के लिए इतना आसान होगा? सपा और बसपा के वोट बैंक में कांग्रेस जो सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्या उससे गठबंधन के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा? साथ ही मुलायम सिंह की सिफारिश के बावजूद अपर्णा यादव का टिकट कटना समाजवादी परिवार में एक बार फिर कलह का कारण साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इन तमाम चुनौतियों से इस गठबंधन को पार पाना क्या आसान होने जा रहा है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। हालांकि कहते हैं कि सियासत के पिच पर कोई भी दुश्मन नहीं होता। हालांकि यूपी में वर्षों से चली आ रही माया और मुलायम की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन सत्ता के सिंहासन की चाल देखिए कि सालों पुराने दुश्मन एक हो गए। मुलायम के गढ़ में होने वाली रैली में मायावती मंच पर मौजूद रहेंगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या माया मुलायम के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी? जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे, जिनकी दुश्मनी की चर्चा सत्ता के गलियारों में सालों चलती रही, वो सियासी समीकरण साधने के लिए एक हो गए हैं। बात हो रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की, जो सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ मंच साझा करेंगे, और वो भी मुलायम के गढ़ मैनपुरी में। मायावती और अखिलेश की संयुक्त रैलियां 7 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 19 अप्रैल को मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में संयुक्त रैली होनी है, जिसमें मुलायम के साथ साथ मंच पर मायावती और अखिलेश भी रहेंगे। यानी सालों पुराने दुश्मन मुलायम सिंह के लिए मायावती वोट मांगती नजर आएंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22.2% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत 19.6% रहा था। वहीं बीजेपी ने 42.3% वोट हासिल करके 71 सीटें जीती थी। अखिलेश और मायावती की रैलियों की तारीख तो तय हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती आखिर किस अंदाज में अपने पुराने विरोधी मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती हैं। हालांकि विरोधी दलों का कहना है कि इस गठबंधन का सच जनता जानती है, इसीलिए दोनों दलों के वोट बैंक में टूट होना तय है। आप एक दूसरे के जानी दुश्मन के पिछले बयान भी आप मीडिया के लोग छाप ही रहे हैं, समाज भी देख रहा है मनीष जी। और आज नीचे जब वो जा रहे हैं तो नीचे जो बसपाई है वो सपाइयों के मार और उनके जो दंड मिले हैं वो आज तक अपना घाव सहला रहे हैं, वो भूल नहीं पा रहे हैं। फिरका परस्त और अवसरवादी राजनीति का समय है और उसी की देन है इन लोगों का एक होना। वहीं पर फिरका परस्त राजनीति और अवसरवादी राजनीति की उम्र लंबी नहीं हुआ करती, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अपने भी 2 दशक से ज्यादा राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, यह बेमेल गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। गठबंधन के विरोधियों की बात तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी से अलग होकर बनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी रणनीति है कि पूरे परिवार को राजनीति से सफाया कर देना। जिन्होंने सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को एबीसीडी सिखाया,
उनकी राजनीति खत्म कर देना चाहते थे, आदरणीय नेताजी की राजनीति को खत्म कर देना चाहते हैं, इसीलिए हथकंडे अपनाए। गठबंधन करके अखिलेश और मायावती तो खुश हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादातर सीटों पर सपा बीएसपी का ही कब्जा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा तभी मुमकिन होगा जब सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी अपने नेताओं की तरह दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के गले मिल जाएं। सियासत में सारे गिले शिकवे भुलाकर विरोधियों का एक हो जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही होती है कि उनके समर्थक भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को खुलकर समर्थन देंगे। और अगर ऐसा ही हुआ तो गठबंधन से जितनी सीटों की उम्मीदें अखिलेश यादव और मायावती कर रहे हैं उसका पूरा होना मुश्किल ही है। कैमरामैन मन्ना के साथ उन्मुक्त मिश्रा, लखनऊ। यहाँ तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वर्षों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सपा बसपा गठबंधन का हिस्सा तो बन गए, लेकिन क्या इतना आसान होगा सपा बसपा गठबंधन के लिए? क्योंकि कांग्रेस उनके सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी हो रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी से भी मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर जो जानकार मान रहे हैं कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। ऐसे में माहौल को अपने पक्ष में करने को लेकर किस तरह की कवायदें जो की जा रही हैं किसके फेवर में जाती नजर आ सकती हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए धर्मवीर चौधरी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुज आत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से चार खास मेहमान हैं। रत्नसेन सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ शामिल हैं। पीएसपीएल को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत चौधरी साहब मैं आपसे ही करूंगा जी। कुर्सी की खातिर दुश्मनी तो कुर्बान हो गई, लेकिन ये दोस्ती रंग लाएगी, इस बात की कितनी संभावना है और क्यों? देखिए अक्षय जी, इस चुनाव से पूर्व प्रदेश में लोकसभा के 3 चुनाव हुए। गोरखपुर का चुनाव, कैराना का चुनाव और फूलपुर का चुनाव। और ये तीनों चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन को करारी शिकस्त देकर के, जबकि इन चुनावों में माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो घर से भी नहीं निकली थी, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज के अपने वर्कर्स को, पार्टी के वर्कर्स को एक इशारा किया था कि जब तक इन फिरका परस्त ताकतों को हरा ना देना तब तक लाइनें मत तोड़ना। और लाइन तभी टूटी थी जब इतनी बटन दब गए थे बैलेट के कि ये फिरका परस्त ताकतें हारने का काम किया था। इससे पूर्व अक्षय जी, जब 1993 में माननीय काशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह नेताजी का गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का, तो एक नारा दिया था माननीय काशीराम साहब ने, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। मान्यवर काशीराम साहब का अभी 2 दिन पहले जन्मदिन था और मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले, इस बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले असंख्य दलित समाज के लोग, सब समाज के लोग, वो उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस महागठबंधन के माध्यम से इन फिरका प्रस्त सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए, हराने के लिए कमर कस चुके हैं। हम लोग तो बहुत दिन से, नहीं चौधरी साहब आपने 93 का जिक्र तो कर दिया, लेकिन 95 का जिक्र करना भी तो बेहद जरूरी है ना जी। 93 का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन 1995 में जो कुछ हुआ था गेस्ट हाउस कांड के नाम पर, वो इतनी आसानी से क्या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो कोर वोट बैंक है वो भुला पाएगा इतनी आसानी से? जब माननीय बहन जी ने ये गठबंधन किया है माननीय अखिलेश जी के साथ में, तो काफी सोच समझ के और पूरे देश की हवा को देख करके इन सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए, क्योंकि हम 95 से 93 के बाद में लगातार सत्ता में ये 2 ही दल रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो। यही तो बड़ी चुनौती अनुज आत्रे साहब। और यही ये कोई चुनौती नहीं है, आप ये दावा कर रहे हैं, तो ये दावा तो आप कर रहे हैं, हम हैं आज की डेट में। चौधरी साहब ये दावा सब दल कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, ऐसा कोई अनोखा दल नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार इतिहास रचा जाएगा उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के लेकिन सिटिंग एमपी हैं, कम से कम आधे सिटिंग एमपीओं के टिकट बीजेपी इस महागठबंधन के डर के मारे काटने के लिए तैयार बैठी है। कोई राजस्थान जा रहा है, बीजेपी से जवाब लेंगे, जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमारे साथ मौजूद, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, जवाब लेंगे ना। लेकिन अनुज आत्रे साहब, जितना आसान गठबंधन के लिए ये चुनौती मान रहे हैं चौधरी साहब, उतना आसान है क्या? या फिर उपचुनाव के नतीजे पैमाना हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के, जिसका असर पूरे देश भर में होता है? देखिए, पहले तो उपचुनाव का आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से उपचुनाव की हमारे चौधरी जी अभी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की वो कर रहे हैं, तो उपचुनाव का सबको मालूम है कि बीएसपी कभी भी चुनाव लड़ती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी जो है उपचुनाव में कभी जो है उन्होंने शामिल नहीं हुए हैं, और इस बार भी उसका फायदा निश्चित तौर पे जो है फिर ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को मिला है, और बीजेपी को हराने में जो है कहीं ना कहीं ये इस चीज में मदद मिली है। दूसरी बात ये रही कि ये जो गठबंधन है, इसे कांग्रेस, हम अपने आप को कोई चुनौती नहीं मानते, क्योंकि देखिए कोई किसी प्रदेश का आप चुनाव नहीं होने जा रहे, कोई क्षेत्र के चुनाव नहीं होने जा रहे, ये देश के लोकसभा के चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। और जब पूरे देश की बात आती है तो राष्ट्रीय दल की तरफ देश की जनता देखती है, और ऐसे दल की तरफ देखती है। स्थिति उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो कम से कम ठीक नहीं है ना? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है। अगर हम 2014 को छोड़ दें, 2014 के नतीजे को छोड़ दें, निश्चित तौर पे अगर 2014 के नतीजे को देखेंगे तो स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन 2014 से पहले के अगर नतीजे देख लें तो 2014 से पहले यही उत्तर प्रदेश में हमारे क्यों देखेंगे? अगर 2014 के नतीजों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उससे पहले के नतीजे देख लीजिए। मुझे ये बताइए ना कि 2014 के बाद ऐसा क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से खास रणनीति अख्तियार की गई जिसका आपको लग रहा फायदा मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि आपका वोट ऑफ परसेंटेज जो था वो लगातार गिरता हुआ आ गया, तकरीबन 6% के आसपास है 2014 का। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए 2014 में मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा वोट परसेंटेज भी गिरा और हमारी सीटों में भी काफी गिरावट आई, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा क्या बदलाव हुआ? बदलाव तो बहुत हुआ है देश में। बदलाव 2014 से लेकर के 2019 के बीच में यह बदलाव हुआ है कि देश हमारा जो जिस तेजी की गति से आगे बढ़ रहा था, जिस तेजी से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, जिस तेजी से देशवासियों का हमारा जो है उनका रख रखाव, उनका जो है जीवन शैली ऊपर बढ़ रही है, उनकी कमजोरी आपकी ताकत कैसे बन सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे अपने विरोधियों की कमजोरी देश की जनता ने इनके जुमलों को देख लिया है। देश की जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस के अलावा जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने विश्वास किया है, देश की जनता को छलावा मिला है, देश की जनता के साथ धोखा हुआ है, धोखा के साथ साथ देश हमारा पीछे हुआ है, जो इन 5 सालों में साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने स्वीकार किया था कि 2014 में जो हमने चुनाव में जो वायदे किए थे वो वायदे नहीं, जुमले होते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने 2019 को आते आते इन 5 सालों में सिद्ध कर दिया कि अमित शाह जी ने ठीक कहा था कि वो जुमले थे। आपकी ये तमाम बातें मैं मान रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आप पर ही लोग भरोसा क्यों करें? क्योंकि आपसे गठबंधन को लेकर तो तमाम दल राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आपने खूब प्रयास किए, वहां पर भी आपकी दाल नहीं गल पाई, जिसके बाद आप लोगों ने फैसला किया कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रत्न सेन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे दूं उसमें। आपने जो आखिरी प्रश्न पूछा 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए फटाफट। देखिए, आपने गठबंधन की बात की, तो इसी प्रकार का गठबंधन अभी जो 5 प्रदेशों के चुनाव दिसंबर में हुए हैं, तब भी यही बात हुई थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीएसपी और एसपी के साथ गठबंधन नहीं कर रही, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हम तब भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत, हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है और हम चुनाव जीत रहे हैं। जहां हम चुनाव जीत रहे हैं वहां में गठबंधन किसने सवाल 2017 में जिस साइकिल की सवारी आपने की, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिले, उसके बाद आपको उतार दिया गया। फिर संभावनाएं थी कि साइकिल, हाथी और हाथ सब मिलकर एक साथ आएंगे, वहां पर भी बात नहीं बन पाई है। तो आखिर ऐसी क्या ताकत? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी एक रिएक्शन सबसे हो जाए। मैं रत्न सेन सिंह साहब आपके पास आऊंगा। अगर मान लिया जाए कि बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड को पूरी तरह से भुला भी दिया है, बहन जी ने सारे गिले शिकवे भुलाकर अब नेताजी के पक्ष में प्रचार करने का फैसला भी कर लिया है, बेटे ने पिता की बात का मान क्यों नहीं रखा? आवाज चली गई, मेरी आवाज पहुंच रही है रत्न सेन सिंह जी? फिर से सवाल कर लीजिए, अभी अभी आई है। सर, मेरा सवाल यह है कि बहन जी तो नेताजी के पक्ष में प्रचार भी कर रही हैं गिले शिकवे भुलाकर, लेकिन बेटे ने अपने पिता की बात का मान नहीं रखा। इसके पीछे वजह क्या है? बेटे ने क्या नहीं किया? बेटे ने अपने पिता की बात का मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा अपने पिताजी की बात का। आपकी कोई आवाज मुझे आ नहीं रही है। बेटे ने क्या किया है नहीं सुना। चले, मेरी आवाज अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही है। नेताजी के सीट पर प्रचार की बात किया है, हाँ। और बेटे ने क्या नहीं किया है उसको जरा क्लियर कर दीजिए, क्या बोले? सर, मुझे ये बताइए, अपर्णा यादव की टिकट काटने के पीछे वजह क्या है? अब आपको समझ में आया?
नहीं कोई चलो, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन तक आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चौधरी साहब आपके पास ही आ रहा हूं। मैं ये एक मैसेज की जो बात कही जा रही है कि सपा और बसपा का गठबंधन ये हो तो जरूर गया है, उपचुनाव को लेकर आप लोग उत्साहित भी हैं कि कुछ उसी तरह के नतीजे भी आएंगे, लेकिन वो नतीजे आएंगे इस बात को लेकर क्या गारंटी है? आपको लग रहा है कि माहौल पलट जाएगा और सपा बसपा के तमाम वोटर एकजुट हो जाएंगे और बीजेपी को पटखनी दे देंगे? अक्षय जी, आप बीजेपी के घोषणा पत्र को देखिए। इन्होंने जो वादे देश में किए थे, एक भी वादा इनका पूरा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना का सहारा लेकर के विकास के मुद्दों से देश की पब्लिक का ध्यान भटका करके ये चुनाव में उतरने की बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए लेके आएंगे, लेकिन ये 15 लाख किसी के खाते में गए हो तो आप बता दीजिए। सर मुझे ये बताइए ना कि आपके सहयोगियों ने भी तो नारा दिया था 2017 में, सर्वाधिक कर्जा चौधरी साहब इनके साथ बात गठबंधन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने 25,251 रुपए का कर्जदार बना दिया। चौधरी साहब इन्होंने देश तोड़ने वाले पीपीपी, आप तो उसी मोड में आ गए जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं जी कि जो आप तमाम नाकामियां बता रहे हैं सरकार की, वो ठीक है, आप बिल्कुल जनता के बीच में ले जाइए जी, लेकिन सवाल ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होगा और सपा का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा? कोई गारंटी है क्या इस बात की? बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, जो हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी एक इशारा करेंगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वो बात आपको समझाई थी अक्षय जी, कि बहन जी कहीं रैली में गई नहीं थी बाई इलेक्शन में। दलित वोटों की ठेकेदारी है क्या? और उन्होंने जो है दलित वोट नहीं, ये सर्व समाज के वोटों ने 3-3 चुनावों में आपको प्रूफ करके दिखा दिया देश में। और जो है 5 राज्यों के चुनाव में देश ने बीजेपी को हराने का काम किया है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इन तीनों पार्टियों के वोट परसेंट को देख लीजिए आप। बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो सुनिए, वोट परसेंट की बात आप कर रहे हैं, ऊपर हम 2014 के चुनाव में आप कह रहे हैं कि 22% वोट हमारे साथ था, लेकिन सीट तो शून्य रह गई ना। 5-5 लाख से हमारा कैंडिडेट आगे की लड़ाई लड़ेगा। चौधरी साहब सुन तो लीजिए, 2014 में आप कह रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज जो था वो 22% था, यानी कि हमारा वोटर हमारे साथ था, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद खाता नहीं खोल पाए। देखिए अक्षय जी, इस देश में आप किसी को बहका एक बार सकते हैं, बार बार पब्लिक बहकने वाली नहीं है। एक बार बहकाया आपने देश को, झूठे सपने दिखाए, आपने झूठ बोला, और ये पब्लिक ये 5 साल में सारी चीजें देख चुकी है कि कितनी गंगाजी साफ हुई हैं, कितने हाईटेक शहर बसे हैं, इन्होंने क्या क्या किए हैं, कितनी जुमलेबाजियां की हैं। ये पब्लिक क्या दोबारा से मोदी जी के झांसे में बिल्कुल एक बार फिर हम लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है रत्न सेन सिंह जी आपके पास? आ रही है जी, आइए। मेरा सवाल यह है कि बहन जी ने तो दुश्मनी भुलाकर अब नेताजी के पक्ष में प्रचार करने का फैसला कर लिया है, लेकिन बेटे ने पिता की बात का मान क्यों नहीं रखा? जानकारी तो यह है कि नेताजी ने अपर्णा यादव की टिकट मांगी थी, उससे भी इनकार कर दिया, टिकट काट दी। क्या वजह इसके पीछे? ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जानकारी आपको किसने दी थी कि अपर्णा यादव ने टिकट मांगा था? सर आपको क्या लगता है, आपके ही सूत्र मजबूत होते हैं क्या? नहीं, मैं उसका ऑथेंटिक जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी ने टिकट मांगा था और उनका टिकट काट दिया गया। हमारी परिभाषा में टिकट काटना उसको कहते हैं जैसे किसी का नाम डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर उसका नाम काट करके किसी और को कर दिया। नेताजी ने सिफारिश की थी, काटना कहते हैं। नेताजी ने सिफारिश की थी। किसने कहा आपसे? नेताजी ने कहा क्या कि हमने सिफारिश की थी? आपको जानकारी नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे जानकारी दे दीजिए। नेताजी का कोई चिट्ठी, सर आपको जानकारी नहीं है क्या? बाइट दिखा दीजिए। आपको जानकारी नहीं क्या? आप तो इस बात से भी डिनाई कर जाते हैं कि नेताजी ने संसद के भीतर जो आशीर्वाद दे दिया था, वो आशीर्वाद इस तरह देते रहते हैं। आप लोग तो डिनाइल मोड में सीधा चले जाते हैं। हम समझते हैं कि आसान नहीं होता है जवाब देना। हमने तो कहा कि वो देते रहते हैं आशीर्वाद। तो बताइए ना। इस पर मैं पूरी तरह से आपकी बात को खारिज करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। वो मुद्दा ही नहीं है जी। दूसरी बात, आपने पूछा कि बहन जी ने, ये जो हमारा गठबंधन है, हमारा वोट, मैं जैसे अभी सुन रहा था वो धर्मवीर जी की और आप जी की वार्ता को यहाँ टीवी पे मैं सुना पड़ रहा था कि हमारा वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, और हमारी दुश्मनी इतनी बड़ी है कि हम लोग आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। ऐसा एक भ्रम फैलाने का प्रयास है।
मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। उदाहरण में हालांकि उन्होंने बोल दिया है कि जो 4 चुनाव हुए हैं, उसको मैं दोबारा क्यों दोहराऊं चारों का नाम लेकर के, 4 चुनाव में ये प्रामाणिक है कि वोट ट्रांसफर होता है और हुआ है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये तो 2 ऐसे दल हैं जो पहले भी गठबंधन में रह चुके हैं। किसी कारणवश वो गठबंधन टूटा था, फिर से आ गए हैं। उसका इनिशिएटिव जो कहते हैं कि इसकी बात की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने करी है जी। ये अपने आप में दोनों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के प्रयास का प्रामाणिक उदाहरण है। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि किस तरीके से वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। 1989 में जब वीपी सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक गठबंधन तैयार हुआ, जिसको जन मोर्चा के नाम से जाना गया था। जी। उसमें वामपंथी भी शामिल थे और यही भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिणपंथी पार्टी है, जिसके उस समय सिर्फ 2 सांसद थे, वो भी शामिल थी। और उसी गठबंधन के सहारे भाजपा 88 सीटें जीत करके आ गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा जाहिर करती है कि वामपंथियों से इनका कभी कोई लेना देना था ही नहीं। एक्चुअली ये मामला है कि नफरत का कारोबार करने वाले किसी भी दल, व्यक्ति, समूह, समुदाय के बीच के आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए भाजपा और उसके जो संगठन हैं अपने माध्यमों से आप लोगों के पास इस तरीके की अफवाहें फैलाने का और उसके से बातें फैलाने का काम करते हैं कि हमारा वोट उनको नहीं जाएगा, उनको वोट उनके नहीं जाएगा, जबकि वो अपना दल का वोट। अच्छा जी, आपसे मैं फिर से कहता हूं कि वो अपना दल जिसने 10 साल तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करी और ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का सरपरस्ती करते हैं, उन लोगों को उस दल में शामिल होने तक की इजाजत नहीं दिया। जो लोग ये कहते रहे कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का हाथ पैर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, वो अपना दल का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। और वही 2007 के चुनाव में अपना दल को भाजपा का नहीं ट्रांसफर हुआ और दोनों इसी गठबंधन में चुनाव नहीं जीत पाए। यही तो हम कह रहे हैं ना कि इस बात की कोई गारंटी कि उपचुनाव में अगर आपका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो गया तो इस बात की गारंटी कि 2019 में होगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल अरविंद जयतिलक जी आपके पास है, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास और पीएसपीएल के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। 2014 और 17 रत्नसेन सिंह जी, ये तो आपका आकलन है ना, अपना गणित सब लगाते हैं, आप भी लगा रहे हैं तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आप भी ये गणित लगा रहे हैं तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सब करते हैं। अरविंद जयतिलक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन नेताजी का हमने जिक्र किया कि अपर्णा यादव की सिफारिश की जानकारी मिली कि नेताजी ने कहा था कि संभल से अपर्णा यादव को टिकट मिले, मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है। और साथ ही एक सवाल ये कि अगर अखिलेश यादव ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो पार्टी परिवारवाद को लेकर घिरती रही है, इस मकसद के साथ अगर वो परिवार के लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं तो डिंपल यादव को टिकट देने के पीछे वजह क्या है? क्या अपना अपना परिवारवाद हो गया है क्या? देखिए अच्छा जी, यह काफी अखबारों में भी चर्चा में आया था कि जब उनसे पूछा गया अपर्णा जी से कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया और नेताजी जैसा चाहेंगे और हमारी जो है संभावना है। उन्होंने अखबारों में कहा है, यह कहीं कोई गलत नहीं है। पहली चीज वोट ट्रांसफर का है, संभावना शब्द देखिए। अब चुप रहिए, एक मिनट, आप चुप रहिए। रत्नसेन सिंह जी, मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकता हूँ सर, जिन अफवाहों को लेकर आप लोग सबूत तक मांगने लगते हैं, जब कहते हैं अफवाहों के आधार पर आप सबूत मांगते हैं, कर दीजिएगा, लेकिन पहले उस पर आप यकीन कीजिएगा। और दूसरी बात, ये भाषण के लिए मंच नहीं, आराम से पानी पी लीजिए, मैं दोबारा मौका आपको दूंगा, अपनी बात रख लीजिएगा जी। अरविंद जयतिलक जी, वोट ट्रांसफर की बात है और वोट एकजुटता की बात है। तो मैं बता दूं, 2014 का जब इलेक्शन हुआ जी, बसपा को जो है उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली जी। 80 लोकसभा की सीट में 17 सीट आरक्षित है और 17 सीट में टोटल बीजेपी जीती, पहली बात। और उस 17 सीट में 15 सीट जो है गैर जाटों की है, 2 सीट केवल जाटों की है। बसपा को केवल जाटों का 11% वोट मिला था और करीब 10.5% वोट जो है जो गैर जाटों का था भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरी चीज, 2014 के चुनाव में बसपा को मुसलमानों का सिर्फ 21% वोट मिला जी। दरअसल बसपा जो है 3 बार भाजपा के गोद में बैठ चुकी है, एक भी मुसलमानों का जो है
उसके प्रति कोई जो है आशावान नहीं है कि यह जो है भविष्य में भाजपा के साथ नहीं जाएंगी। तो ये मान के चलिए कि मुस्लिम वोट बसपा को मिलने से रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां शिवपाल जी का प्रत्याशी अगर खड़ा होता है तो या कांग्रेस का खड़ा होता है तो वोट जो है कांग्रेस को जाएगा या शिवपाल जी के पार्टी को जाएगा, इनको नहीं जाने वाला। पहली चीज, हाँ सपा का उम्मीदवार जहां खड़ा होगा वहां मुस्लिम मत मिलेगा जी, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जहां तक मुलायम सिंह यादव जी का प्रचार करने का है, तो अच्छा जी आप जानते ही होंगे कि 1978 में जब नानाजी देशमुख बलरामपुर से चुनाव लड़े थे तो जॉर्ज फर्नांडिस जाकर प्रचार किए थे और दिल्ली के जामा मस्जिद के उस समय जो थे वो भी जाकर के प्रचार किए। तो ये राजनीति में होता रहता है। अभी रतन सिंह जी यह कह रहे थे कि सिद्धांत और विचारधारा की बात, तो 2009 के आम चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जो कल्याण सिंह से गलबहिया किए थे। आज जिस भाजपा को ये लोग गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सेकुलर नहीं है, उस समय मुलायम सिंह कहाँ थे? और मजेदार बात यह है कि जब चुनावी झटका लगा अच्छा जी, तो 15 जुलाई 2010 को मुसलमानों से माफी मांगते नजर आए। तो सवाल यह उठता है कि आज जो यह कह रहे हैं कि हमारे सिद्धांत है, विचारधारा है, बसपा के साथ है, कहीं कुछ नहीं है, यह अवसरवाद है, चुनाव जीतने का हथकंडा है। चले बिल्कुल यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं कुमार अशोक पांडे जी आपके पास आऊंगा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसी बात का फायदा होगा कि विपक्षी दलों में जितना बिखराव होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा और अपने मिशन में आप लोग सफल हो जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो दलित समाज के वोट बैंक पर डोरे डाल ही रही है, इसमें कोई संदेह बचा नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का हम स्वागत कर रहे हैं और प्राय देखा जाता है कि विपक्षी पार्टियां इस बात का आकलन करती हैं कि जो सत्ता पक्ष की कमियों का, जो उसकी नाकामियां हैं, उसका लाभ उठा सके, ये प्राय देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी एंटी कैंपेन कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है। अभी 3 जगह के चुनाव भी आपके सामने हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो। आपने देखा होगा कि ठीक है हार जीत का अंतर बहुत कम रहा है, हम लोग 42.5% वोट हमको मिला है, जबकि 42% वोट पर सरकार वहां बनी है कांग्रेस की। उनसे हमें 5.5% वोट हमारा ज्यादा था। तो हमारे साथ कभी एंटी कैंपेंसी अभी कहीं देखने को नहीं दिख रही है। अभी एक आंकड़ा कल मैंने देखा है जिसमें माननीय मोदी जी परीक्षा में अगर एक अंक कम है सबसे तो आप फेल भी हो सकते हैं, और वही एक है। अंक अगर आपको मिल जाता है तो आप पास भी हो सकते हैं। जो चौधरी साहब से मैं बात कर रहा था, जो वो कह रहे थे कि हमारा वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नतीजा 2014 में शून्य रहा। मेरा सवाल यह है कि जिस उपचुनाव को आधार बनाकर दावा किया जा रहा है सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन की तरफ से, अगर वो जादू चल गया फिर क्या कीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अपने घावों को हरा रखते हुए, देखिए उस समय अभी धर्मवीर जी बोल रहे थे मायावती जी कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती हैं जी, ये उनकी फितरत रही है। कभी भी बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन में नहीं उतरती और इसलिए बहुजन समाज का वोट कहीं भी चला जाता है, उसका एक नियम रहता है कि वो अपनी मर्जी से जाता है। लेकिन अभी मैं बताऊं, अपने घावों को हरा रखते हुए और दूसरे के घावों पे मरहम लगाने वाले व्यवस्था में यह गठबंधन चलने वाला नहीं है, इसीलिए इसको विपरीत गठबंधन कहा जा रहा है। अब आप देखिए इससे बड़ी बुरी स्थिति क्या होगी कि जहां पे संभल जो सीट अभी आप कह रहे थे परंपरागत मुलायम सिंह जी की सीट रही है और उनके सामने क्या मजबूरी रही कि उनको उस मजबूरी में उनके सामने भट्ट साहब के सामने झुकना पड़ा और शफीकुर जी को दोबारा उनको वहां पे चुनाव प्रत्याशी बनाना पड़ा। ये उनका अंतरण मामला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अंदरूनी खाने में जो उठापटक चल रही है वो तो आप मान के चलिए, मैं आज आपको एलानिया कहने जा रहा हूं कि सपा का कैंडिडेट बसपा से चुनाव लड़ेगा और बसपा का कैंडिडेट सपा से चुनाव लड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। चले बिल्कुल, अब तो ना घोड़ा दूर है और ना मैदान, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दिन उंगलियों पर बचे हैं। लेकिन देवेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग रहा है, अपर्णा यादव का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो टिकट क्यों कटा? और दूसरा, क्या ये मान लिया जाए कि नेताजी को भी अब समाजवादी पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है? देखिए अच्छा जी, ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि नेताजी को बैसाखी की सहारा लेना पड़ रहा है। जो नेताजी पूरे प्रदेश में अपने दम पे
समाजवादी पार्टी को जिताते थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो जी। नेताजी अकेले स्टार प्रचारक होते थे और सरकार बनाते थे। हम लोगों ने नेताजी के जमाने में 36 सीटें जीती। आज नेताजी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं अंदरूनी कोई मामला जरूर गंभीर है। अगर नेताजी को सहारा लेना पड़ रहा है तो बाकी सीटों पे क्या होगा अक्षय जी, ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। नेताजी इतने कमजोर हो गए हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल जी ने कहा था कि हम अन्य सीटों पर लड़ेंगे, मैं नेताजी के लिए मैं स्वयं प्रचार करूंगा। मैं नेताजी का भाई हूं, मैं नेताजी का प्रचार करूंगा। और नेताजी को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब नेताजी को बैसाखी की आवश्यकता पड़ गई। इसी से अंदाजा लगाइए कि पार्टी की दुर्दशा क्या हो रही है। ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कुछ नहीं बोलूंगा। आपकी बात पर मैं एक रिएक्शन रत्नसेन सिंह जी का जरूर लूंगा। रत्नसेन सिंह जी, आपको नहीं लग रहा कि यह बड़ी विचित्र स्थिति है? अगर नेताजी के लिए प्रचार करने के लिए बहन जी और अखिलेश को उतरना पड़ेगा, यानी नेताजी का कद आप लोगों ने खुद ही छोटा कर दिया। बहन जी को और अखिलेश जी को नेताजी का प्रचार करने के लिए उतरने से कद छोटा हो जाएगा। और अगर दोनों प्रचार करने न जाएंगे तो आप इस पर बहस चलाएंगे कि नहीं, आपको लग रहा है कि नेताजी को प्रचार की जरूरत है? मैनपुरी जैसे हमको पहले इस सवाल इसी बात को आपने सवाल पूछ लिया, मैं तो सवाल से शुरू कर रहा हूँ। सर वो तो आप डिनाई कर जाते हैं। जो मुफीद होता है उस पर आप बोल देंगे, जो मुफीद नहीं होता उससे आप किनारा कर लेते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि नेताजी खुद अपने आप में जिस पार्टी को आज यहाँ तक लेकर आए, आज उन्हें प्रचार की जरूरत है। शुरू करेंगे, ये कोई मुद्दा है क्या? अगर वो नहीं जाएंगे तब आप मुद्दा उठा सकते थे। नहीं, बाकी जगह जाते समझ में आता। नेताजी के लिए प्रचार करने की क्या चलाते कि नहीं? अगर अखिलेश यादव जी और मायावती जी, अरे सर छोड़िए, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ आप उस पर जवाब दीजिए ना। वहां न जाते तो नेताजी को प्रचार की जरूरत है क्या? प्रचार की जरूरत किसको नहीं है? क्या हम लोगों ने आजमगढ़ में प्रचार नहीं किया था क्या नेताजी के लिए? क्या जब मैनपुरी से नेताजी चुनाव लड़ते रहे तो कार्यकर्ता वहां जाकर के चुनाव प्रचार नहीं किए थे? अखिलेश कर सकते थे, बहन जी को वहां पर बुलाने के पीछे क्या वजह? जो अभी हमारे बड़े भाई अशोक जी कह रहे थे, सर सुनिए ना, अब आप गेन ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रांसफर होने नहीं देंगे। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बताना चाहता हूँ कि मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी की आंधी के समय भी सिर्फ 4000 वोटों से सर ये पोल शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जो ये पोल शिफ्टिंग नहीं चल पाएगी ना। चुनाव हारा रत्नसेन सिंह जी, ये पोल शिफ्टिंग नहीं चल पाएगी। एक तरफ आप कहते हैं कि नेताजी के सम्मान की बात है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपके पास जानकारी क्या है, पुष्टि क्या है? पुष्टि आप जैसे हमारे सूत्र होते हैं, आप ही जैसे हमारे सूत्र होते हैं। और अखबार भी पढ़ना थोड़ा शुरू कर दीजिए कि अपर्णा यादव की टिकट कटने के पीछे मकसद क्या है। अखबार पढ़ता हूं और जो उस अखबार में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है उसको भी मैं ही तय करता हूं। यही तो है ना, थोड़ा उसका आधार तय कीजिए कि जनता किस तरह से आधार तय करती है। हम एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं क्योंकि बार बार मैं देवेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरी संभावना है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन सर सवाल उठेंगे, आप सवाल से बिचकेंगे, लेकिन ये सवाल उठेंगे जिनका जवाब देना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सियासी घमासान की, जो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में सियासी गणित है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जानकार कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि इस बार 80 में से ज्यादा सीटें हमारे पास होंगी, जबकि बीजेपी कह रही कि 73 नहीं 73 प्लस। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले देवेंद्र सिंह जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अक्षय जी, जहां तक हमारे काबिल छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा कि नेताजी को मैनपुरी में प्रचार करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेताजी सिर्फ नॉमिनेशन करते थे और प्रदेश के अन्य सीटों पे प्रचार करते थे। वहां के लोग स्वयं नेताजी को जिताते थे। वहां के स्थानीय जो संगठन के लोग होते थे, वहां की जनता होती थी, वो नेताजी को बुलाती नहीं थी, नेताजी को स्वयं जिताती थी। और नेताजी पूरे प्रदेश में अकेले प्रचार करते थे। लेकिन आज नेताजी को बैसाखी की आवश्यकता पड़ गई। तो ये मैसेज लोगों में नहीं जाएगा कि नेताजी आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको प्रचार की जरूरत पड़ रही है? प्रदेश में अकेले चुनाव प्रचार करते थे, अकेले, और स्टार प्रचारक हुआ करते थे, और हारते हुए उम्मीदवार को नेताजी को चले जाते तो उम्मीदवार जीत जाता था।
आज नेताजी को प्रचार की आवश्यकता पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन तो कोई हो नहीं सकता। अब समाजवादी पार्टी कितनी छोटी चीज होती जा रही है, ये सोचने की विषय है। नहीं, लेकिन आप लोगों का भी अभी पूरी रणनीति सामने नहीं आ पा रही है। कांग्रेस से गठबंधन की सूरत तो लगभग खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी का दर्द तो हाल ही में हमने सुना कि पिछले 1 महीने से हम कांग्रेस से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन हम करना चाहते हैं, 20 सीटें हमें दीजिए और हम मुकाबले को बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। मलाल है क्या गठबंधन ना हो पाने का? अच्छा जी, देखिए ऐसा है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू में ही कहा था कि जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, ये ऐसी पार्टी से लड़ाई है जिनके आत्मा में कभी राम बस जाते हैं, कभी इनके आत्मा में देशभक्ति बस जाता है, ये कुछ भी कर देते हैं, कभी गणेश जी को दूध पिला देते हैं। लेकिन सपा बसपा से भी तो आपकी विचारधारा नहीं मिल पा रही, कांग्रेस से भी आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, फिर आप कीजिएगा क्या? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस ने, हम तो कहे थे कि भाई बीजेपी को हराना है तो हमारी पार्टी को भी आप सम्मानजनक सीटें दीजिए और गठबंधन में रखिए। हमारे नेता ने ये बात आदरणीय अखिलेश जी से भी कही थी, ठीक है, मायावती के लिए भी कही थी और कांग्रेस के लिए भी कही थी। अगर इनको आवश्यकता है तो आए, नहीं तो हमारी पार्टी पूरी 80 नेताजी को छोड़ के सारी सीटों पे तैयारी की है। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। कुमार अशोक पांडे जी, लोकतंत्र है, हमारी पार्टी है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनती है, ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। कुमार अशोक पांडे जी, एक चीज मुझे और भी बताइए कि जो तमाम विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर सपा बसपा की तरफ से जो आरोप लगते हैं, क्या कांग्रेस को कहीं इस बात का डर नहीं है कि पीएसपीएल कहीं बीजेपी की बी पार्टी है, कर ले सारा गणित गड़बड़ा जाए, इस डर से वो गठबंधन से भाग रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि गठबंधन कई बार इस देश में हुए। 71 में भी गठबंधन हुआ था, 21 दलों को मिलकर के, और एक गठबंधन हुआ था उस समय पर। और उस समय पर चंद्रशेखर जी भी, मोरारजी देसाई, ये सब लोग कांग्रेस के कैंडिडेट प्रत्याशी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के विरुद्ध वो दल वो कामयाब नहीं हो पाया था और इंदिरा गांधी 38% वोट लेकर के सरकार बना ली थी और गठबंधन को उस समय पर 19% वोट मिल पाया था। वो पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया। 77 में जब आपातकाल लागू हो गया, आपातकाल के बाद जो गठबंधन हुआ उसमें मोरारजी देसाई भी इधर आ गए, सारे लोग इधर आए, तब जाकर के वही जो 33% वोट था, उस 33% वोट, 33.5% वोट पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली पूरे देश में। तब भी कांग्रेस का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो पाया था उस समय भी। जी, आज की स्थिति है कि 42.3% वोट पर हम थे और इस बार हम दावा कर रहे हैं कि हम 51% वोट पर अपना अधिकार बना रहे हैं, जिस पर हमारा प्रयास चल रहा है। 22.5 करोड़ वोट हमको मिला था 2014 के चुनाव में, लेकिन आपको मैं दावे के साथ कहने जा रहा हूं कि 25 करोड़ लोग तो खाली कुंभ में नहाए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये मान के चलिए कि हम इस बार 32 से 33 करोड़ वोट लेकर के उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान सर मुझे बताइए कैसे होगा जब चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि हमारा 22% वोटर तो हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि हमारे 8% यादव तो कम से कम हमारे साथ हैं और मुस्लिम समाज का वोटर भी हमारा है, जो करीबन 25-26% के आसपास बैठता है। व्यवस्था थी, हाँ, जो ये पड़ी व्यवस्था थी अक्षय जी, अब वो खड़ी व्यवस्था हो गई। अक्षय जी, ये पड़ी व्यवस्था अब खड़ी व्यवस्था है। वो अपने अधिकार को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जितना मुगलों ने लूटा है इस देश को, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेसियों ने लूटा है इस देश को। चलिए यात्रा साहब जवाब नहीं करना चाह रहे, ठीक है, कांग्रेस से जवाब भी ले लें। आपके भाषणों को 5 साल से देश की जनता सुनती आ रही है। ठीक है, आप चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद और सरकार में रहने के बाद आप लोगों ने किया क्या है? केवल भाषण और भाषण ही दिए। ये पूरे प्रचार में और भाषणों में ही तो ये सरकार चली है। प्रचार मंत्री बन गए हैं प्रधानमंत्री जी, जो देश का चौकीदार का बनने का इन्होंने वायदा किया था। सबसे बड़े चौकीदार के सामने इस देश में सबसे ज्यादा लूट हुई है। सबसे ज्यादा इस देश का अगर पैसा किसी के राज में भागा है, लूट लेकर के भागे हैं लोग, तो आपके स्वच्छता पसंद करता है। ठीक, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। इस देश का हर चौकीदार है, लेकिन जो चौकीदार चोर है के नारे के जवाब में आज एक कैंपेन तो लॉन्च किया गया है बीजेपी की तरफ से। इस देश का हर व्यक्ति चौकीदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहने वाला हर शख्स चौकीदार है। अब सबको आप चोर कहिएगा?
आत्रे साहब निश्चित तौर पर सबको छोड़ कर ये भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है कि अपना दाग जो है दूसरे के दामन पे लगाना, वो नहीं चलने वाला। सर मुझे ये तो बताइए, जनता के गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम बनने का काम कर रही है, हमारे वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ये उनके लिए खिसियानी बिल्ली खंबा। चंद्रशेखर से मुलाकात के मायने क्या? नहीं, चंद्रशेखर से मुलाकात के मायने कुछ नहीं है। एक व्यक्ति है, अच्छा है, दलितों के अगर वो उनके हितों की रक्षा करके लिए लड़ाई करते हैं और अगर किसी प्रकार से बीमार हैं तो क्या किसी से मिलना क्या अपराध हो गया? भारतीय जनता पार्टी के राज में देश में किसी से मिलना, किसी को अस्पताल में देखने जाना, क्या ये भी अपराध हो गया? क्या देश में घोषित आपातकाल जो चल रही है उसमें क्या ये भी अपराध हो गया है? क्या कोई नेता किसी दूसरे नेता से मिलने नहीं जा सकता क्या? इन लोगों ने तो बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आत्रे साहब कराता है, आकलन यही हो रहा है कि दलित समाज का वोट बैंक काटने की कोशिश है। वो कोई वोट बैंक काटने की कोशिश नहीं है। हर समाज का वोट इस समय जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में आने का हर समाज इस समय। देखिए, कांग्रेस कभी भी जात पात की हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों की तरह जो धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो ये कम से कम किसी प्रकार से समाज को बांटो, विष घोलो और अपना राज करो, उस चीज में कांग्रेस पार्टी कभी विश्वास नहीं रखती है। हम कहते हैं सबको हम लोगों को साथ लेके चलना है, सब लोग हमारे साथ आते हैं। वो अलग बात है कि इनका ये किस नजर से चश्मा लगा करके देखते हैं, हम उस दृष्टि से नहीं देखते। हमारे लिए हर व्यक्ति अहम है, हर देश का मतदाता अहम है, हर समाज अहम है, हर लोगों का। देखिए, इस देश में अगर विकास इन 70 सालों में किया है तो कांग्रेस पार्टी ने सबका विकास किया है। चौधरी साहब की तरफ से अब आपके मुंह से विकास की बात तो अच्छी लगती है। निश्चित तौर पे देखिए, हमारे ही मुंह से विकास की बात अच्छी लगेगी। जो विकास करेगा वही विकास की बात करेगा। आप लोग विनाश की बात करते हैं, आप लोगों ने देश में विनाश किया है तो आपके मुंह पे विनाश ही आएगा, विकास आ ही नहीं सकता। इन 5 सालों में बता दीजिए निवेदन, कौन सा विकास किया विनाश के अलावा देश में? अक्षय जी, अशोक पांडे जी प्लीज, मैं आऊंगा। इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में कांग्रेस के लोगों ने ज्यादातर सरकारें बनाई और इस देश की पब्लिक के खून को चूसने का काम किया। और उसके बाद में जो ज्यादातर सरकार रही वो बीजेपी की रही। इन्होंने इस देश की पब्लिक के खून को बहाने का काम किया। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती का खेल खेलते हैं। पार्टी फिर बीजेपी ही ये आपस में ये नूरा कुश्ती का खेल खेलते हैं। सांप्रदायिकता के आरोप इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के लिए बीजेपी अगर कोबरा है तो ये कांग्रेस के लोग आस्तीन का सांप है। और ये पब्लिक जो है इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। ये महागठबंधन में आकर के इनके पसीने आए हुए हैं और पसीने आए हुए हैं। पब्लिक इनको नकार देगी। जो बीजेपी के लोगों ने इस देश में किया, जो कांग्रेस के लोगों ने इस देश में किया, वो पब्लिक ने देखा है, इनको नकार देगी। आप देखिएगा। नहीं, लेकिन मुझे ये चौधरी साहब ये जवाब तो दे दीजिए प्लीज पांडे जी। उत्तर प्रदेश में 74 सीट भाजपा सर प्लीज आपकी जमानत जब आने वाली है। बीजेपी के कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। चर्चा के समापन का वक्त धीरे धीरे आ जाएगा। हम ये नहीं चाहते बीजेपी आपस में उलझ कर जाए। प्लीज, उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं। चौधरी साहब सुन तो लीजिए। आप लोग आधी सीटों पर आ गए, 38 सीटों पर। 80 कहां पर लड़ते थे और कहां पर 38 पर आ गए? मुझे बताइए 2 सीटें क्यों छोड़ी? एक तरफ आप पानी पी कर गालियां दे रहे हैं कांग्रेस को, सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया। दूसरी तरफ 2 सीटें छोड़ रहे हैं। मायावती ये कहा था कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए समान। पहले ये तय कीजिए सांप्रदायिक शक्तियां आपकी नजर में कौन कौन है? लेकिन चौधरी साहब पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप लोगों की नजर में सांप्रदायिक पार्टियां कौन कौन सी है? इनकी मुखिया हमें समर्थन देती है। सर सुन तो इनकी मुखिया केंद्र में समर्थन देती है, इनकी मुखिया हमें राज्यों में समर्थन देती है। चौधरी साहब मुझे नहीं मालूम कहां से जानकारी लेके आए। पहले अपनी पार्टी लाइन आप पूछ के आइए, उसके बाद आप लाइन पे आके जवाब दीजिए। जिम्मेदारी के साथ आपके किसी नेता के कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से सतर्क रहना होगा। ये लोग धोखेबाजी का काम करते हैं। सुनिए ना, बीजेपी ने धोखे में लेकर 5 साल सरकार चलाई। चौधरी साहब आगे जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को। चौधरी साहब सुन तो लीजिए, हो सकता है आने वाले वक्त में जरूरत पड़ जाए। अगर इतना अभी तक गालियां देना शुरू कर देंगे तो जिस मकसद के साथ 2 सीटें छोड़ी हैं, मुझे बताइए कि अगर जरूरत पड़ती है, सुनिए बहन कुमारी मायावती जी के सर पहले सुनिए, सुन तो लीजिए। गठबंधन की सरकार पहले सवाल तो सुन लीजिए, करेंगे सवाल तो देश के अंदर। सर सवाल सुन लीजिए जी। 38 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बन जाइएगा क्या? बिल्कुल बनेंगे हम प्रधानमंत्री। मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाले हैं। आप सुनिए ना, आप वो प्रचार के मोड में आ जाते हैं। ये प्रचार का मंच नहीं ना। सुनिए, मुझे बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्शन के नतीजों के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस के साथ आप लोग गठबंधन नहीं कीजिएगा? देखिए, ये कोई आप अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
मेरा ये कहना है स्पष्ट कि हम मुझे लोग बताइए, समान विचारधारा के माननीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, ये मुझे बताइए जी की पार्टी, सर सुनिए, और बहुत सारे जरूरत पड़ेगी तो क्या सहयोग देंगे या सहयोग देंगे लोग इस देश से छुटकारा दिलाने के लिए, बीजेपी और कांग्रेस से छुटकारा दिलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के महागठबंधन में आने के लिए कांग्रेस के साथ तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा आगे हमारा भी। देश में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी स्टेट में कोई गठबंधन नहीं होगा। ठीक है, मैं रत्न सेन सिंह जी आपके पास आऊंगा। आप लोगों की भी यही आवाज है कि नतीजे चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस के साथ हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, चाहे चुनाव के नतीजे पक्ष में ना आए और जरूरत पड़ती कांग्रेस की, और आप लोग साथ नहीं जाएंगे। बता दूं, मेरे पीएसपी के भाई एक अभी डिबेट कर रहे थे, बता रहे थे चौधरी साहब माइनॉरिटीज के वोट हमको नहीं मिले उत्तर प्रदेश में। प्लीज, दो छोटे इलेक्शन हुए थे मेयर के, अरे सर मेरी बात सुनिए, और अलीगढ़ का विधानसभा के चुनाव भूल गए क्या? 2017 में बहन जी खुले मन से कहती हैं कि हमने 100 वोट दी थी मुस्लिम समाज के लोगों को, हमको हरवा दिया। नहीं, क्या प्रवचन दे रहे हैं रत्न सेन सिंह साहब? क्या समाजवादी पार्टी भी इसी पक्ष में है कि कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं होगा? ये जो चौधरी साहब आपके बगल में बैठे हैं, इनका जो बयान है ये तो मायावती जी ने दिया नहीं है। मैं अपने नेता के बयानों, उनके जो ये लीजिए चौधरी साहब जवाब दे दीजिए, आपके सहयोगी हैं। बहन जी का स्टेटमेट है तो मैं कि हमारा देश में कांग्रेस के साथ में कहीं कोई गठबंधन नहीं होगा पूरे देश में। चले ठीक, वो दावा कर रहे हैं, आप क्या दावा नहीं करूंगा या चुनाव बाद में करूंगा नहीं करूंगा, ये बात तो मैं करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ। हमारी लाइन एकदम क्लियर है। क्या मीठा ही खाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी साहब रत्न सेन सिंह क्या तय करके आए कि आज रसगुल्ले ही खाने हैं, स्थिति में रोकना होगा, मिर्ची आएगी तो नहीं खानी है? सुनिए, मुझे ये सीधा जवाब दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में है नतीजों के बाद अगर जरूरत पड़ती है? श्री अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने तमाम मीडिया चैनलों को अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल है। तो बहन जी से दुश्मनी लीजिएगा क्या? उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं करने जा रहे गठबंधन। आप कुछ दूसरी भाषा बोल रहे हैं, वो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं श्री अखिलेश यादव जी के बारे में गठबंधन में है, उनके हिस्से की जवाबदेही भी आप पर है। हमारे हिस्से की जवाबदेही की बात नहीं, उनके हिस्से की नहीं है। मैं अपने नेताओं के बयानों के आधार पर आपके चैनल पर ठीक, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ अरविंद जयतिलक साहब। दूसरी बात, ये कैसी दोस्ती है? क्यों ना माना जाए कि वजूद बचाने की लड़ाई है जिसके चलते एक दूसरे के सामने आप घुटने टेकने पर मजबूर हैं, और ये गठबंधन भी तब तक है जब तक बहन जी के निर्देशों का पालन होता है। जिस दिन बहन जी के निर्देशों के सामने अगर कोई शर्त समाजवादी पार्टी रखती है, उसी दिन ये गठबंधन धराशायी। ऐसा है क्या? घुटने टेकने का काम अमित शाह ने रुकिए ना, बीजेपी के अध्यक्ष जी ने, अरविंद जयतिलक आपने नाम भी परिवर्तन कर लिया क्या? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि धर्मवीर चौधरी जी और रतन सिंह जी के जो वक्तव्य आ रहे हैं, उसे आप समझ सकते हैं कि दोनों लोगों में कितनी वैचारिक रूप से एकजुटता है। अभी दोनों लोगों को कोई मालूम नहीं है कि हमारा एजेंडा क्या है। हाँ, रतन सिंह जी के बातों से मैं सहमत हूं कि उन्होंने अपनी नेता की बात कही है, और मायावती जी के संदर्भ में जो धर्मवीर जी कह रहे हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने एक सवाल बहुत सही उठाया कि जब अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो फिर पिछली सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, उसमें ये दोनों दल समर्थन दिया करते थे। और अभी तो 2012 में जो है चुनाव, 2017 के चुनाव में रतन सिंह जी की पार्टी और जो है कांग्रेस तो मिलकर लड़ी है, तो आगे यह संबंध बना रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने यह कहा कि प्रसपा की स्थिति क्या होगी, तो अच्छा जी देखिए, प्रसपा को एक लॉन्चिंग पैड चाहिए था, कांग्रेस बन सकती थी, लेकिन वह जो इनको किनारे कर रही है। सही आपने कहा कि कहीं भाजपा की भी पार्टी न कहा जाए, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तभी कांग्रेस जो है मुलायम सिंह यादव को कहती थी कि भाजपा की बी पार्टी है। तो बी पार्टी कहना, आरोप लगाना अपनी जगह पर सही है। रही बात मुलायम सिंह को जाकर प्रचार करने की, तो देखिए स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियों का गठबंधन है, तो वो जाकर के प्रचार करेंगे ही, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। और उम्र के ढलान पर है, और नेताजी की आज स्थिति यह भी नहीं है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के प्रचार करें। हाँ, उन्होंने एक बात की उनकी जरूर पीड़ा है। देखिए, कहावत है अच्छा जी कि बूढ़े शेर को अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मुलायम सिंह यहाँ चूक गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस मुलायम सिंह ने 1990 के बाद कांग्रेस को पचा गए, वामपंथी दल को पचा गए, सारे सोशलिस्ट दलों को पचा गए, आज उनकी पार्टी को मायावती धीरे धीरे खा रही है और उनको आधे सीट पर लाकर लड़ाने के लिए मजबूर कर दी है।
एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ अरविंद जयतिलक साहब, ये जो गठबंधन है जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें भी कही जा रही हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अभी मायावती जी की हाँ में हाँ जब तक समाजवादी पार्टी में लाती है तब तक तो ठीक है, जिस दिन भी बहन जी के सामने अगर समाजवादी पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन रखती है तो उस दिन ये दोस्ती आगे चल पाएगी? इसकी संभावना कितनी आपको नजर आती है? नहीं, बिल्कुल संभावना है। देखिए एक चीज है, अच्छा जी कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता। अखिलेश जी दिल लगाए हैं, लेकिन दिल कितना लगा रहेगा यह जो काफी कुछ है मायावती जी के स्टैंड पर निर्भर करेगा। मायावती जी देख रहे हैं कि अपने में से राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं दी, इनको देना पड़ा। अगर बाई दी में अगर सुभाषपा अलग हो जाती है और यहाँ पे और पार्टियां अलग हो जाती है तो उसमें भी अखिलेश यादव जी को ही जो है अपना समर्पण करना पड़ेगा। मायावती जी अपने स्टैंड से पीछे हटने वाली नहीं है और यह तय है, देखिएगा अच्छा जी कि चुनाव बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जरूरत पड़ती है तो मायावती जी समर्थन देने से हिचकने वाली नहीं है। चलिए ठीक, देवेंद्र सिंह जी अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि दरवाजे तो कांग्रेस की तरफ से आप लोगों के बंद हैं। आप लोगों ने तय कर लिया है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर जो विपक्षी पार्टियां जिस डर से बच रही हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए अक्षय जी, बार बार इल्जाम मत लगाइए। योगी सरकार लगभग 3.25 साल की हो गई। बीएसपी की ओर से या सपा की ओर से कौन से ऐसे दल के लोग हैं जो इस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 25 नवंबर को जब अयोध्या में जमौड़ा हो रहा था फासिस्टवादियों की, तो हम लोग राजभवन का घेराव किए थे, पुलिस से लाठी डंडा हुआ था। इसके बाद तमाम हम लोग प्रदर्शन सरकार के विरोध में किए हैं और करेंगे, चुनाव बाद और करेंगे। रही बात की सेकुलरिज्म की मोहर, ना हमको इनसे चाहिए ना उनसे चाहिए। चलिए बिल्कुल, अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त है। रत्नसेन सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, अगर 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर पाए। रत्नसेन सिंह हमारे सुन लीजिए अब्दा जी, हमारे बसपा के बहुत काबिल साथी ने कहा कि हम 38 सीट पे सरकार बना लेंगे। वो 3 बार बीजेपी के साथ सरकार हम बनाया है और 38 सीट लेकर फिर सरकार बना लेंगे। आप कर रहे हैं, अभी आपकी पार्टी बहुत नहीं है, प्रधान के चुनाव में उतर करके रत्नसेन सिंह जी संक्षेप में, बड़े संक्षेप में सर, पहले आपस में तालमेल तो दोस्तों से बना लीजिए। आपकी बातों से आपके साथी सहमत नहीं है। सरकार बनाएंगे, ये बात समझ। ठीक, देवेंद्र सिंह जी, रत्नसेन सिंह, कैसे मुकाबला कीजिएगा जब विचारों में इतनी भिन्नता है कि इसी मंच पर आपकी भाषा कुछ और है, आपके सहयोगियों की भाषा कुछ और है? हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, रत्नसेन सिंह जी। नहीं, हमारी देखिए, मैं क्या है कि मैं वो बात नहीं कर सकता हूं जो मेरे नेता ने नहीं बोला है। बस मेरा एक ही फंडा है। दूसरी बात, लास्ट कमेंट एक कर देता हूं कि जब तक चौकीदार रखवाला माना जाता था तो मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूं, और जब इस देश के लोगों ने ये परिभाषा बदल दी कि चौकीदार चोर हो गया, तो मोदी जी कह रहे हैं अब जनता। किसी ने नहीं कहा, ये देश के लोगों ने नहीं कहा, ये तथाकथित कुछ लोगों ने कहा है। चलिए अब तो चुनावी बेला का वक्त है। चौधरी साहब पब्लिक तैयार बैठी है, बड़ा फाइनल रिएक्शन। 70 साल ये बीजेपी के सर, अब चर्चा के समापन का वक्त है। प्लीज, बीजेपी में एक चोर नहीं है, सारे चोर हैं। चौधरी साहब सुनिए तो, कल आपकी पार्टी के एक पूर्व सांसद यहाँ पर आरोप लगाकर चले गए हैं कि टिकट के नाम पर बहन जी ने 10 करोड़ की मांग की, पार्टी छोड़ गए। आप मुझे कोई प्रूफ दिखा दीजिए सर। कितने प्रूफ? स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए क्या? प्रूफ दिखा दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी भूल गए क्या? कितना प्रूफ चाहिए आपको? जो पार्टी में 17 साल से काम करते हैं वो कोई ना कोई आरोप लगा के जाते हैं, उनके पास। आप पर ही क्यों लगते हैं? आप पर ही क्यों लगते हैं? कोई कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आप पर ही क्यों लगते हैं? ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए संविधान। सर, कल आपकी पार्टी के पूर्व सांसद कह गए हैं, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद हमारे इसी मंच पर कह गए हैं कि जिन बाबा साहब का नाम आप लोग ले रहे हैं, जिन काशीराम का नाम आप लोग ले रहे हैं, उनके रास्ते से आप लोग भटक चुके हैं। पार्टी अपने ट्रैक से भटक चुकी है। चलिए अब चर्चा के समापन का वक्त है, क्योंकि अब आप लोग प्रचार के मोड में आ गए और वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है। लेकिन इतना तो तय है कि घमासान जरूर देखने को मिल रहा है। हर कोई अपना दांव फिट करने की कोशिश में है। गठबंधन इस बात को लेकर दावे जरूर कर रहा है कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन आपस में जो विरोधाभास देखने को इसी मंच पर मिला, सवाल यही है ये दोस्ती कर गए कितने दिनों तक चल पाएगी और चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चुनावी घमासान मचा हुआ है। सपा बसपा मजबूत गठबंधन के साथ जीत का दावा तो कर रही हैं, लेकिन विरोधाभास दोनों दलों के बीच में। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में
जाने को तैयार नहीं बहुजन समाज पार्टी, जिसने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई समझौता, कोई गठबंधन हम नहीं करने जा रहे। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कांग्रेस से हाथ मिलाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। सवाल यही है कि लोगों के बीच भरोसा कैसे जाग पाएगा। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरें लगातार जारी।